सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेशन 3 नेटवर्क डिवाइसेस में। आज के सेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत क्या होती है। नेटवर्क डिवाइसेस पे डिस्कस करेंगे और उनकी वर्किंग को जानेंगे। आज हम जानेंगे कि कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होते हैं और किसी भी नेटवर्क में कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसा कि कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि एक नेटवर्क बहुत सारी डिवाइसेस का एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें डिवाइसेस किसी मीडियम के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जिसको हम होस्ट डिवाइसेस बोलते हैं, ये नेटवर्क की वो डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को, रिसोर्सेज को एक्सचेंज करती हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करती हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर्स, सर्वर्स, लैपटॉप, वर्क स्टेशंस, प्रिंटर्स। दूसरी कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो होस्ट डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए अलाउ करती है और उनके बीच में कम्युनिकेशन कराती है। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि लैन कार्ड के बारे में, हब के बारे में, ब्रिज, रिपीटर, स्विच, राउटर एंड फायरवॉल। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये नेटवर्क की प्राइमरी डिवाइस होता है। ये प्राइमरी डिवाइस इसलिए होता है कि इसके बिना कोई भी डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट नहीं कर सकती, नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। हर वो डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है, उसके पास एटलीस्ट एक नेटवर्क कार्ड होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। लैन कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किसी भी डिवाइस को एक यूनिक फिजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। ये लैन कार्ड की रोम में सेव होता है और इसी के थ्रू डिवाइसेस लोकल एरिया नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं। मैक एड्रेस 48 बिट्स का एड्रेस होता है, या हम बोल सकते हैं 6 बाइट्स का एड्रेस होता है, जिसमें स्टार्टिंग की जो 24 बिट्स होती हैं वो मैन्युफैक्चर आईडी होती हैं और जो लास्ट की 24 बिट्स होती हैं वो किसी भी डिवाइस की यूनिक होस्ट आईडी कहलाती है। लैन कार्ड ही ये डिसाइड करता है कि डिवाइस किस मीडियम को यूज करते हुए नेटवर्क में कनेक्ट होगी। जैसे कि अगर आपके लैन कार्ड का जो कनेक्टर है वो RJ45 है, तो इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि आपकी डिवाइस ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज करते हुए नेटवर्क में कनेक्ट होगी। और अगर आपके लैन कार्ड का कनेक्टर BNC है तो ये सिंपली ये दिखाता है कि आपकी डिवाइस कोएक्सियल केबल को यूज करते हुए नेटवर्क में कनेक्ट हो सकती है। अगर आपके लैन कार्ड के कनेक्टर ST या SC टाइप के हैं तो ये डिफाइन करते हैं कि आपकी डिवाइस फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करते हुए नेटवर्क में कनेक्ट होगी। और अगर आपकी डिवाइस में लैन कार्ड वायरलेस वाला लगा हुआ है तो इसका सिंपल मीनिंग है कि आपकी डिवाइस वायरलेस के थ्रू नेटवर्क में कम्युनिकेट होगी और वो किसी भी फिजिकल मीडियम लाइक केबल्स वगैरह को यूज नहीं करेगी। NIC कार्ड को हम लैन कार्ड, फिजिकल कार्ड और ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। हब, हाइब्रिड यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट। सबसे पहले हम OSI लेयर की बात करते हैं। जो हब होता है वो OSI मॉडल में लेयर 1 यानी कि फिजिकल लेयर पर काम करता है, क्योंकि जब भी ये किसी एक डिवाइस का डेटा किसी दूसरी डिवाइस के पास में भेजता है तो ये किसी भी एड्रेस लाइक मैक एड्रेस या IP एड्रेस को यूज नहीं करता। इसी वजह से इसकी जो वर्किंग होती है वो लेयर 1 की वर्किंग कहलाती है। हब स्टार टोपोलॉजी में एज अ सेंट्रलाइज डिवाइस यूज होता है और इसका काम होता है मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ के एक नेटवर्क सेगमेंट बना देना
और डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करना। अब अगर आप हब की बात करोगे तो हब कभी भी आपको इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग प्रोवाइड नहीं कराता। क्यों? क्योंकि जब भी इसके पास कोई सिग्नल आता है, तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये ना तो लेयर 2 एड्रेस को यूज़ करता है, ना ही ये लेयर 3 एड्रेस को यूज़ करता है। तो जब भी इसके किसी पोर्ट पर कोई सिग्नल आता है, ये उस सिग्नल को बाकी सारे पोर्ट्स पे भेज देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग प्रोवाइड नहीं कराता, और बार बार ये एक ही प्रोसेस करता है। जब भी कोई इसके पास सिग्नल आएगा, ये हर बार उस सिग्नल को बाकी सारे पोर्ट्स पे सेंड कर देगा, सिर्फ उस पोर्ट को छोड़ के जिस पोर्ट के थ्रू हमारा सिग्नल आ रहा है। हब हाफ डुप्लेक्स मोड में यूज होता है और इसमें कोलिजन होने के चांसेस भी होते हैं। अब हाफ डुप्लेक्स आप सारे लोग समझते हो कि नेटवर्क में अगर एक डिवाइस कोई डेटा सेंड कर रही है तो उस समय पे वो डेटा रिसीव नहीं कर सकती, और अगर वो रिसीव कर रही है तो डेटा सेंड नहीं कर सकती। अब अगर आप हब की इंटरनल वर्किंग देखोगे तो हब CSMA CD मैकेनिज्म को यूज़ करता है। यानी कि जब भी किसी डिवाइस को नेटवर्क में कोई डेटा सेंड करना होता है तो सबसे पहले वो मीडियम को चेक करती है और ये देखती है कि मीडियम फ्री है या मीडियम बिजी है, और अगर उसको लगता है कि मीडियम फ्री है तभी वो डेटा भेजेगी, और अगर उसको दिखता है कि मीडियम बिजी है तो वो डेटा नहीं भेजेगी। अब जैसे हमने इसमें बोला कि इसमें कोलिजन होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि अगर दो डिवाइसेस एक ही समय पे मीडियम को चेक करती हैं और दोनों को उस समय पे मीडियम फ्री मिलता है, और अगर दोनों डिवाइसेस एक साथ डेटा सेंड कर देंगी तो दोनों का जो डेटा होगा, जो सिग्नल होगा, वो आपस में कोलाइड हो जाएगा, और उसी टर्म्स को हम बोलते हैं कोलिजन। अब हाफ डुप्लेक्स की अगर बात करें, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए कोई डिवाइस जब डेटा सेंड कर रही है तो यानी कि उसने ही मीडियम को इंगेज कर लिया, तो उस समय पर कोई और डिवाइस तो डेटा सेंड नहीं कर सकती। तो अगर आप कोई डिवाइस डेटा सेंड नहीं करती तो जो डिवाइस डेटा सेंड कर रही है वो उस समय पर रिसीव तो नहीं कर सकती। इसलिए हम बोलते हैं कि हब जो होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है। हब डेटा पे एरर चेकिंग भी परफॉर्म नहीं करता। तीन तरीके के हब नेटवर्किंग में होते हैं। एक्टिव हब, जिनको बेसिकली हम रिपीटर भी बोलते हैं, और जब भी इनके पास कोई सिग्नल आता है तो इसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, और अगर उनको लगता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक है तो पहले वो उसको एम्पलीफाई करेंगे, और एम्पलीफाई करने के बाद वो नेटवर्क में उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। इस तरीके के हब को ऑपरेट होने के लिए एक्सटर्नल पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। पैसिव हब आपके सिग्नल्स को रीजनरेट नहीं करते, इनके पास सिग्नल जैसी फॉर्म में आता है ये वैसे ही उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और इनको ऑपरेट होने के लिए एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती है। हाइब्रिड हब वो हब होते हैं जो डिफरेंट तरीके की केबलिंग को सपोर्ट करते हैं, लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल। हब को हम मल्टीपोर्ट रिपीटर भी बोलते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक्टिव हब जो होते हैं जब उनके पास कोई सिग्नल आता है तो पहले वो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, और एम्पलीफाई करने के बाद वो बाकी सारे पोर्ट्स पे उस सिग्नल को सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि हब जो होता है वो हमारा एक मल्टीपोर्ट रिपीटर भी होता है। तो चलिए एक सिमुलेशन के थ्रू हम हब की वर्किंग को जानते हैं कि हब कैसे काम करता है। तो इस टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं कि मैंने 4 डिवाइसेस को, 4 कंप्यूटर्स को एक हब के थ्रू जोड़ रखा है। अब हम पीसी नंबर 4 से पीसी नंबर 1 को कम्युनिकेट करेंगे और जानेंगे कि इस कम्युनिकेशन में स्विच के काम करने का तरीका, हब के काम करने का तरीका क्या रहता है। तो हम पीसी नंबर 4 से एक पैकेट को पीसी नंबर 1 पे भेजेंगे और बहुत स्लो मोशन में इसकी वर्किंग को समझेंगे। देखिए यहाँ से जब ये पैकेट जाएगा तो ये हब के पास में पहुँचा। अभी देखिए हब क्या करेगा, इसकी मल्टीपल कॉपियाँ बनाएगा और नेटवर्क की बाकी सारी डिवाइसेस में भेज देगा। देखिए अब लेकिन क्योंकि मैक एड्रेस तो इस डिवाइस का मैच करेगा तो ये तो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगी, बाकी इन दोनों डिवाइसेस ने डेटा को डिस्कार्ड कर दिया।
अब जब ये एक्नॉलेजमेंट आया तो आप ये देखिए फिर से तीनों के पास भेजेगा। अब क्योंकि इस डेटा में मैक एड्रेस मैच करेगा इस डिवाइस का, तो इसने एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट किया, बाकी इन दो डिवाइसेस ने उस डेटा को, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया। अब अगर हम दोबारा PC 4 से कोई पैकेट भेजे PC 1 पे, अगेन देखिए हब दोबारा वही काम करेगा जो उसने पहले किया था। ये पैकेट आता है आपके पास, मल्टीपल कॉपियाँ बनाई और सभी डिवाइसेस के पास भेज दिया। अभी इन दोनों ने पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि इनका मैक एड्रेस मैच नहीं करेगा, केवल यही डिवाइस एक्सेप्ट करेगी, और इसने एक्सेप्ट करके एक्नॉलेजमेंट भेजा। अभी हब ने क्या किया, इस एक्नॉलेजमेंट को फिर से सबके पास भेज दिया। तो जितनी बार भी हब के पास कोई सिग्नल आता है वो इस सिग्नल की मल्टीपल कॉपियाँ बनाता है और केवल सेंडर पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट्स पे उस डेटा को भेज देता है। अब क्योंकि इसके पास कोई मेमोरी तो होती नहीं है ताकि ये याद रख सके कि कौन सी डिवाइस कौन से पोर्ट पे लगी हुई है, एक तो मेमोरी नहीं है और साथ के साथ हमने जैसे डिस्कशन किया था, ये पैकेट को भेजते समय ना तो ये मैक एड्रेस का यूज़ करता है ना ये IP एड्रेस को यूज़ करता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक जो हब होता है वो आपका इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग प्रोवाइड नहीं कराता। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिज, सबसे पहले OSI लेयर की बात करते हैं। तो जो हमारा ब्रिज होता है वो OSI मॉडल की लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है। ब्रिज एक बहुत बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके नेटवर्क के ट्रैफिक को रिड्यूस करता है। अभी हम जानेंगे कि एक ब्रिज कैसे ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा और कैसे छोटी छोटी सेगमेंट्स को, एक बड़े नेटवर्क को छोटी छोटी सेगमेंट्स में ये डिवाइड करेगा। देखिए ब्रिज का जो काम करने का तरीका रहता है वो क्या होता है कि जितने भी मैसेज उसके पास आते हैं, जितने भी इनकमिंग मैसेज उसके पास आते हैं, वो सबको इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट करने मतलब हुआ वो उसमें मैक एड्रेस चेक करता है कि मैक एड्रेस क्या है, और फिर अपनी मैक एड्रेस टेबल के साथ ये मैच करता है कि ये मैक एड्रेस वाली डिवाइस कौन सी सेगमेंट में लगी हुई है, और केवल उसी सेगमेंट के पास वो उस मैसेज को फॉरवर्ड करता है और बाकी सेगमेंट्स में उसको भेजने से रोकता है। जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि जो ब्रिज होता है वो अपनी एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है और उसी के थ्रू वो डिसीजन लेता है कि सिग्नल को सेगमेंट में भेजना है, आगे भेजना है, या फिर उसको ड्रॉप कर देना है। जो ब्रिज होता है अगर हम उसको वर्किंग देखें, राउटर के साथ एक डिवाइस आती थी जो लेयर 3 के फंक्शन भी प्रोवाइड कराती थी, मतलब राउटिंग भी प्रोवाइड कराती थी और साथ के साथ ब्रिजिंग भी प्रोवाइड कराती थी। तो उस डिवाइस को बेसिकली हम बोलते थे राउटर। अभी ये डिवाइस नेटवर्क में यूज नहीं होती क्योंकि राउटर अभी सेपरेट यूज होते हैं, और ब्रिज भी अभी इतना ज़्यादा यूज नहीं होता क्योंकि ये यूज होता था बेसिकली हब के साथ, या फिर आप इसको यूज कर सकते थे बस टोपोलॉजी के साथ, जहाँ पे आप एक बड़ी सेगमेंट को डिवाइड करना चाहते थे छोटी छोटी सेगमेंट्स में, ताकि आपका जो नेटवर्क का ट्रैफिक हो वो रिड्यूस हो जाए। आपके ब्रिज देखेंगे, इसके ब्रिज के टाइप ट्रांसपेरेंट ब्रिज होते हैं, सोर्स रूट ब्रिज होते हैं, ट्रांजिशनल ब्रिज, ये कॉमन टाइप हैं आपके ब्रिज के। तो चलिए एक पिक्चर के थ्रू हम ब्रिज की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ब्रिज की वर्किंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगी इस नेटवर्क में, यानी कि जो ये बस टोपोलॉजी के थ्रू हमने एक नेटवर्क बना रखा है, इसमें डिवाइसेस कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो बस टोपोलॉजी में जैसा कि हम सब जानते हैं कि मल्टीपल डिवाइसेस एक शेयर्ड मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहती हैं, यानी कि किसी भी डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस से जब कम्युनिकेट करना होता है तो वो इसी मीडियम का यूज़ करती है। और इस तरीके के नेटवर्क में जो आपका कम्युनिकेशन का जो मैकेनिज्म रहता है उसको हम बोलते हैं CSMACD, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस कोलिजन डिटेक्शन। तो सपोज़ कर लीजिए जैसे कि आपकी ये डिवाइस है और अगर इसको नेटवर्क में कोई सिग्नल भेजना है, ट्रांसमिट करना है, तो सबसे पहले ये मीडियम को चेक करेगी कि ये मीडियम फ्री है या मीडियम बिजी है।
और अगर इसको पता चलेगा कि ये मीडियम फ्री है तो ये नेटवर्क में सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगी। और अगर इसको ये लगेगा कि मीडियम बिजी है यानी कि कोई और डिवाइस इस मीडियम को यूज़ कर रही है तो ये डेटा सेंड नहीं करेगी। तो ऐसे नेटवर्क में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अभी ये डिवाइस है, इसको नेटवर्क में कोई डेटा कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो ये मीडियम मान लीजिए चेक कर रही है और उसी समय पे किसी दूसरी डिवाइस को भी कोई डेटा ट्रांसमिट करना है और दोनों ने क्या किया, एक ही समय पे ये चेक कर लिया कि मीडियम फ्री है और दोनों ने एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर दिया, सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया। तो होगा क्या, इन दोनों का जो डेटा होगा वो आपस में कोलाइड हो जाएगा, जिसको बेसिकली हम कोलिजन बोलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि नेटवर्क में जितनी आपकी डिवाइसेस ज़्यादा होंगी, शेयर्ड मीडियम को यूज़ करने वाली डिवाइसेस ज़्यादा होंगी, उतने ही कोलिजन होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक कोलिजन डोमेन में 20 से ज़्यादा डिवाइसेस आपकी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपका ब्रिज किस किस तरीके से इस नेटवर्क को, इस बड़े नेटवर्क को छोटी छोटी सेगमेंट में डिवाइड कर देगा और कैसे नेटवर्क को रिड्यूस करेगा, कैसे नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे एक ब्रिज के थ्रू मैंने दो अलग अलग सेगमेंट को जोड़ रखा है, या मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने एक बड़े नेटवर्क को दो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके एक ब्रिज के थ्रू जोड़ रखा है। अब ब्रिज के पास एक अपनी मेमोरी होती है जिसमें वो अपनी मैक एड्रेस क्रिएट करता है। यहाँ पे ब्रिज के हमने दो पोर्ट यूज़ किए, ये पोर्ट नंबर 1 है जिससे ये वाली सेगमेंट जुड़ी हुई है और ये पोर्ट नंबर 2 है जिससे ये वाली सेगमेंट जुड़ी हुई है। अब मैंने यहाँ पे डिवाइसेस के मैक एड्रेस भी लिस्टेड कर रखे हैं। तो ये ब्रिज क्या करेगा, अब जैसे पोर्ट नंबर 1 फिर जैसे जैसे डिवाइसेस कम्युनिकेट करती चली जाएंगी ये अपनी एक मैक एड्रेस टेबल क्रिएट कर लेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि पोर्ट नंबर 1 से जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका मैक एड्रेस है A, C, B एंड D। तो इस तरीके से ब्रिज ने क्या किया, पोर्ट नंबर 1 के अगेंस्ट अपनी एक मैक एड्रेस टेबल बना ली कि इस पोर्ट पे जो मेरी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो A है, B है, C है एंड D है। इसी तरीके से पोर्ट नंबर 2 पे जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके मैक एड्रेस हैं E, F, G एंड H। अब जरा हम कम्युनिकेशन को देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी जो डिवाइस A है इसको कोई सिग्नल भेजना है डिवाइस D के लिए, तो इसने सिंपली क्या किया, इसने सबसे पहले इस मीडियम को चेक किया कि मीडियम फ्री है या मीडियम बिजी है। अब इसको मिला कि मीडियम फ्री है तो इसने अपने उस सिग्नल को इस मीडियम पे ट्रांसमिट कर दिया। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो सिग्नल होगा वो B के पास भी जाएगा और C के पास भी जाएगा और D के पास भी जाएगा, साथ के साथ ये पोर्ट नंबर 1 पे भी आएगा। तो C और B ये तो उस सिग्नल को डिस्कार्ड कर देंगी, C भी डिस्कार्ड कर देगी और B भी डिस्कार्ड कर देगी। जब ये D पे आएगा तो D का मैक एड्रेस जो होगा वो डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच करेगा और D उस सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जैसे ही ये सिग्नल पहुंचेगा ब्रिज के पोर्ट नंबर 1 पे, तो ब्रिज क्या करेगा, डेस्टिनेशन फील्ड में ये चेक करेगा कि जो डेस्टिनेशन है यानी कि डेस्टिनेशन में एड्रेस लिखा होगा D का, वो कौन सी वाली सेगमेंट में कनेक्टेड है। और उसको पता चलता है कि D जो है वो तो इसी पोर्ट से जो सेगमेंट कनेक्टेड है उसी में है, तो यानी कि उस सिग्नल को फिर मुझे आगे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं के यहीं इस ब्रिज ने क्या किया, उस सिग्नल को ड्रॉप कर दिया, यानी कि इन डिवाइसेस के पास में उसने उस सिग्नल को नहीं भेजा। तो इससे हुआ क्या, अननेसेसरली इधर जो हमारा सिग्नल जाता अभी वो जाने से रुक गया। अभी दूसरा कम्युनिकेशन देखिए, मान लीजिए डिवाइस A इसको कोई डेटा ट्रांसमिट करना है डिवाइस H के लिए। तो अगेन वही प्रोसेस, A ने सबसे पहले मीडियम को चेक किया कि मीडियम फ्री है या मीडियम बिजी है और मान लीजिए उसको मीडियम फ्री मिला तो उसने नेटवर्क में इस मीडियम पे वो डेटा ट्रांसमिट कर दिया। अब वो डेटा B पे भी जाएगा, D पे भी जाएगा और C पे भी जाएगा। अब आपको सबको मालूम है कि अगर A ने डेटा भेजा है H के लिए तो डेस्टिनेशन फील्ड में जो एड्रेस लिखा होगा वह H का लिखा होगा। तो B और D ये और C ये तो उस सिग्नल को ड्रॉप कर देंगे। अब जैसे ही वो सिग्नल पहुंचता है ब्रिज के पोर्ट नंबर 1 पे, अगेन ब्रिज क्या करता है, उस फ्रेम की डेस्टिनेशन फील्ड चेक करता है, उसको पता चलता है कि भाई ये जो सिग्नल है ये जाना है HHH के पास। अब वो ये देखता है कि ये HHH वाला जो PC है वो मेरे कौन से पोर्ट की मैक टेबल में सेव है। तो उसको पता चलता है कि जो HHH है वो पोर्ट नंबर 2 पे है। अब वो क्या करेगा, पोर्ट नंबर 2 के थ्रू, क्योंकि वो एच जो है डेस्टिनेशन इस सेगमेंट में तो है नहीं, वो तो इस सेगमेंट में, तो ब्रिज क्या करेगा, अब उस सिग्नल को इस वाली सेगमेंट में पास कर देगा। अब
उससे सिंपली क्या होगा, ई के पास जाएगा, जी के पास जाएगा और एफ के पास जाएगा और एच के पास भी जाएगा। जी ई एफ, क्योंकि इनके डेस्टिनेशन एड्रेस तो मैच करेंगे नहीं, तो ये तो सिग्नल को ड्रॉप कर देंगे और उस सिग्नल को एक्सेप्ट केवल कौन करेगा, एच, क्योंकि इसका जो एड्रेस होगा डेस्टिनेशन एड्रेस की फील्ड से मैच करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब भी आपकी ये डिवाइसेज, इस सेगमेंट की डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट करेंगी और सिग्नल यहाँ पे आएगा, तब तो हमारा जो ब्रिज होगा वो सिग्नल को ड्रॉप कर देगा। और अगर इधर की कोई डिवाइस इधर की सेगमेंट से या इधर की कोई डिवाइस इधर की किसी सेगमेंट से कम्युनिकेट करेगी, तभी जो हमारा ब्रिज होगा उसी केस में हमारे सिग्नल को दूसरी वाली सेगमेंट में भेजेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ट्रैफिक जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। अभी दूसरा केस आप देख सकते हो, जैसा कि हम हब के बारे में भी जानते हैं कि हब के पास अगर कोई सिग्नल आता है तो वो भी उस सिग्नल को सारे पोर्ट्स पे भेज देता है। जरा यहाँ पे कम्युनिकेशन देखिए, ये डिवाइस है। अगर मान लीजिए इस डिवाइस को कोई डेटा भेजना है इस डिवाइस के पास, तो इसने अपने डेटा को भेजा हब पे। अब हब को, आपके पास कोई मैक एड्रेस टेबल तो होती नहीं है, तो वो तो सिंपली क्या करेगा, अपने सारे पोर्ट पे, सिर्फ इस पोर्ट को छोड़ के, इस पोर्ट पे, इस पोर्ट पे और इस पोर्ट पे, सभी को, सभी पोर्ट पे उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा। तो वो सिग्नल आपका यहाँ भी जाएगा, ये डिवाइस डिसकार्ड कर देगी, इधर जाएगा, फिर इस हब पे आएगा, ये हब भी क्या करेगा, उस सिग्नल को इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा। तो अननेसेसरीली आपका डेटा इस सेगमेंट में आ रहा है, जबकि इधर आने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो तो इसी सेगमेंट में लगी हुई है। तो अगर ऐसे नेटवर्क में भी अगर आप ब्रिज को यूज़ करेंगे तो ब्रिज सेम कॉन्सेप्ट अपनाएगा, यानी कि वो अपनी एक मैक एड्रेस टेबल क्रिएट करेगा और अपने पोर्ट के अगेंस्ट वो लिख लेगा कि कौन से पोर्ट पे मेरे कौन कौन सी डिवाइसेस के मैक एड्रेस मुझे मिले हैं। अब फॉर एग्जांपल ए को कम्युनिकेट करना है सी से, तो ए ने कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया हब के पास, हब ने उस सिग्नल को इस पोर्ट पे भी भेजा, इस पोर्ट पे भी भेजा और इस पोर्ट पे भी भेजा। तो बी ने तो सिग्नल को डिस्कार्ड कर दिया, सी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब जैसे ही वो सिग्नल पहुंचता है हमारा ब्रिज के पास, अब ब्रिज देखता है कि भाई डेस्टिनेशन जो फील्ड है या जिस डेस्टिनेशन डिवाइस के पास में सिग्नल को जाना है उसका मैक एड्रेस है सी, और मेरा ब्रिज जानता है कि भाई सी जो मैक एड्रेस है वो तो पोर्ट नंबर 1 वाली सेगमेंट में, तो वो इस वाली सेगमेंट में उस ट्रैफिक को जाने से रोक देगा। तो एक तरीके से हमारे ट्रैफिक को वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जब कभी भी कोई डिवाइस जो कि इस सेगमेंट की है वो इस सेगमेंट से कम्युनिकेट करेगी, तो ज़रा देखिए क्या होगा। जब भी ए ने कोई डेटा भेजा, मान लीजिए ये जो डिवाइस है जिसका मैक एड्रेस है आपका ए, इसको कोई डेटा भेजना है एफ के पास, इसने सिंपली डेटा भेजा आपके पास, हमने क्या किया, उस डेटा को बाकी सारे पोर्ट्स पे भेज दिया, यानी कि इस पोर्ट पे भी भेज दिया, इस पे भी भेज दिया और इधर भी भेज दिया। तो जब ब्रिज के पास में वो सिग्नल आता है, वो डेटा आता है, तो ब्रिज क्या देखता है कि भाई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका लिखा हुआ है, तो उसने देखा भाई डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है आपका एफ का। अब वो देखता है कि एफ मैक वाली जो डिवाइस है वो कौन से पोर्ट की मैक एड्रेस टेबल में, तो उसने देखा ओ ये तो पोर्ट नंबर 2 पे है, तो यानी कि मुझे अब इस सिग्नल को आगे इस सेगमेंट में फॉरवर्ड करना है। तो वो ब्रिज क्या करेगा, इस वाले सेगमेंट में सिग्नल को फॉरवर्ड कर देगा ताकि हमारे ऐप को डेटा मिल जाए। तो इस तरीके से जो हमारा ब्रिज होता है वो एक नेटवर्क को, एक बड़े नेटवर्क को छोटी छोटी सेगमेंट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिससे कि हमारा जो नेटवर्क का ट्रैफिक होता है वो कंट्रोल हो जाता है। केवल जिस सेगमेंट का एड्रेस या जिस सेगमेंट में आपकी डेस्टिनेशन डिवाइस होती है, केवल वो उसी सेगमेंट में डेटा को भेजता है और अननेसेसरी सेगमेंट में डेटा को भेजने से वो रोक देता है। रिपीटर, तो जैसे कि आप जानते हैं कि नेटवर्क में कभी भी कोई सिग्नल जब बहुत लंबी डिस्टेंस को कवर करता है या बहुत ज़्यादा दूरी तक जाता है तो वो सिग्नल वीक हो जाता है, और उसकी वीकनेस के कारण जो सिग्नल का लॉस होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं एटेन्युएशन। आपने जब केबलिंग पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हर केबल की अपनी अपनी एक मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ होती है। जैसा कि ट्विस्टेड पेयर केबल में आपने देखा होगा कि 100 मीटर तक सेगमेंट लेंथ होती है, यानी कि जो सिग्नल होता है वो 100 मीटर तक इजीली ट्रेवल कर सकता है। लेकिन 100 से ऊपर अगर वो जाएगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक हो जाएगी। इसी तरीके से कोएक्सियल केबल की अपनी सेगमेंट लेंथ होती है, फाइबर ऑप्टिक की अपनी सेगमेंट लेंथ होती है। तो अभी मान लीजिए कि आपके पास दो बिल्डिंग्स हैं जिनकी डिस्टेंस मान लीजिए 100 मीटर से ऊपर है, और आप दोनों
बिल्डिंग के नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू। तो लेकिन अगर डिस्टेंस जो है आपकी 100 मीटर से ज़्यादा है तो 100 मीटर तक जाते जाते तो जो आपका सिग्नल होगा वो वीक हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको बीच में 100 मीटर से थोड़ा सा पहले आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। क्योंकि रिपीटर क्या करता है, रिपीटर हमेशा वीक सिग्नल को एज ए इनपुट रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, ट्रांजिस्टर्स के थ्रू वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाई करने के बाद वो सिग्नल्स को आगे नेटवर्क में भेज देता है। तो इस तरीके से आप नेटवर्क की जो रेंज होती है रिपीटर्स के थ्रू आप उस रेंज को बढ़ा सकते हो, उसके साइज को बढ़ा सकते हो। अब जो आपका रिपीटर होता है उसकी भी वर्किंग आपकी फिजिकल लेयर की होती है, क्योंकि ये भी सिग्नल जब रिसीव करता है या आगे उसको सेंड करता है तो ये हेडर में ना तो ये मैक एड्रेस को यूज़ करता है, ना ही ये आपका यूज़ करता है आईपी एड्रेस को। इस तरीके से जो आपका रिपीटर वर्क करता है वो वर्क करता है आपका लेयर 1 यानी कि फिजिकल लेयर पे। स्विच बहुत इंपॉर्टेंट लैन डिवाइस है ये आपकी, और जैसा कि आप पहली लाइन में देख सकते हैं कि जो स्विच आपका ऑपरेट होता है वो आपका लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक लेयर पर ऑपरेट होता है। अब क्यों ये डेटा लिंक लेयर पर ऑपरेट होता है, तो जब भी इसके पास कोई फ्रेम आता है, बेसिकली हम फ्रेम बोलते हैं क्योंकि लेयर 2 की डिवाइस है, तो जब भी इसके पास कोई फ्रेम आता है तो फ्रेम को डेस्टिनेशन पोर्ट में भेजने से पहले ये चेक करता है कि वो मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे ऑपरेट हो रहा है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये आपके लेयर 2 हेडर को यूज़ करता है डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने के लिए। अभी अगर ये लेयर 2 हेडर को यूज़ करता है यानी कि मैक एड्रेस को यूज़ करता है तो सिंपली हम बोलेंगे कि जो हमारा स्विच होता है वो लेयर 2 पे वर्क करता है, और ये भी आपका हब की तरह स्टार टोपोलॉजी में एज अ सेंट्रलाइज डिवाइस यूज होता है। जो स्विच होता है वो मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ के एक नेटवर्क सेगमेंट क्रिएट करता है, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ के एक नेटवर्क बनाता है और उस नेटवर्क में डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। अब अगर हब के अगेंस्ट देखेंगे तो हब जैसे हम बोलते हैं कि नॉन इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग सपोर्ट करता है, लेकिन जो हमारा स्विच होता है वो इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन डिवाइस के पहले मैक एड्रेस को चेक करता है कि भाई जो फ्रेम है वो कौन से डेस्टिनेशन डिवाइस पे जाएगा, मैक एड्रेस को चेक करेगा, फिर ये एक अपनी मैक टेबल में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अगेंस्ट पोर्ट देखेगा कि वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे ऑपरेट हो रहा है, और केवल उसी पोर्ट पे ये उस फ्रेम को आगे फॉरवर्ड करेगा। हब में हमने क्या देखा था कि हब में जब भी कोई सिग्नल आता है वो उसकी मल्टीपल कॉपियाँ बनाता है और सारे पोर्ट्स पे भेज देता है, जबकि हमारा स्विच क्या कर रहा है, वो अपनी मैक एड्रेस टेबल को यूज़ कर रहा है, यानी कि जब भी उसके पास कोई फ्रेम आया उसने सबसे पहले उस फ्रेम को जो सेंडर पोर्ट है उसकी इंग्रेस एक वर्ड होता है, इंग्रेस क्यू में रख देता है, और इंग्रेस क्यू में रखने के बाद वो डेस्टिनेशन को ढूंढता है कि वो डेस्टिनेशन जो डिवाइस है जिसका मैक एड्रेस फ्रेम में डेस्टिनेशन के रूप में लिस्टेड किया गया है वो कौन से पोर्ट पे ऑपरेट हो रही है। और जब उसको ये पता चल जाता है कि जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो XYZ पोर्ट पे ऑपरेट हो रहा है, तो उस फ्रेम को वो फिर डेस्टिनेशन पोर्ट की एग्रेस में रख देता है। और अगर मान लीजिए डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है उसको अपनी मैक टेबल में कहीं भी नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा, फिर उस फ्रेम को जितने भी पोर्ट होंगे केवल सेंडर पोर्ट को छोड़ के बाकी सारी पोर्ट की एग्रेस में रख देगा और सभी के पास भेज देगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करता क्योंकि उसको मैक एड्रेस टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे जैसे नेटवर्क में डिवाइसेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती चली जाती हैं, स्विच अपनी मैक टेबल यूज क्रिएट करता चला जाता है और बाद में डेस्टिनेशन डिवाइस को ढूंढने के लिए या उसके पोर्ट को ढूंढने के लिए कि कौन से पोर्ट पे वो डिवाइस लगी हुई है वो अपनी मैक एड्रेस टेबल को यूज़ करता है। स्विच आपका फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है और कोलिजन होने से अवॉइड करता है, यानी कि अगर आपने स्विच के थ्रू कोई नेटवर्क बना रखा है तो उसमें कोलिजन होने के चांसेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्विच जो होता है वो कभी भी शेयर्ड मीडियम को यूज़ नहीं करता। जैसा कि हमने हब में देखा था कि हब में सारी की सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो एक ही शेयर्ड मीडियम को यूज़ करती हैं, सेम लाइक बस टोपोलॉजी। लेकिन जो हमारा स्विच होता है उसमें शेयर्ड मीडियम यूज नहीं होता, तो सिंपली इसमें कोलिजन होने के चांसेस भी नहीं होते। और साथ ही साथ
ये फुल डुप्लेक्स मोड में ऑपरेट होता है, यानी कि कोई डिवाइस एक ही समय पे नेटवर्क में डेटा सेंड भी कर सकती है और डेटा रिसीव भी कर सकती है। और स्विच की एक खासियत होती है कि जब भी उसके पास कोई फ्रेम पहुंचता है और अगर आपने स्विचिंग का जो मेथड है वो आपने यूज़ कर रखा है स्टोर एंड फॉरवर्ड, तो वो डेफिनेटली एरर को भी चेक करेगा और एरर को चेक करने के बाद जब वो ये इंश्योर कर लेगा कि भाई आपके फ्रेम में कोई भी एरर नहीं है, तभी वो डेस्टिनेशन डिवाइस के पास में उसको फॉरवर्ड करता है। नॉर्मली दो तरीके के स्विचेस आपके नेटवर्क में यूज होते हैं। एक मैनेजेबल स्विचेस बेसिकली वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को आप अपनी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सीसीएनए के सिलेबस में हम बहुत सारे वो चेंजेस जानेंगे कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो केवल मैनेजेबल स्विचेस ही वो स्विचेस होते हैं जो आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करने के लिए अलाउ करेंगे। और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी नॉन मैनेजेबल स्विचेस, यानी कि नॉन मैनेजेबल स्विचेस वो स्विचेस जो आपको अपनी प्रॉपर्टी में चेंजेस करने के लिए अलाउ नहीं करते। और अगर आपको सिंपली पहचानना है कि कौन सा स्विच आपका भाई मैनेजेबल है और कौन सा स्विच नॉन मैनेजेबल है, तो सिंपली अगर आप किसी स्विच के बैक पैनल को देखोगे, उस पैनल को जहाँ पे आपके पोर्ट्स होते हैं, तो उधर आपको एक ऐसा पोर्ट दिखेगा जिसको बेसिकली हम कंसोल पोर्ट बोलते हैं। और जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि अगर जिस स्विच में भी आपका कंसोल पोर्ट दिया हुआ है, यानी कि आप उसके कंसोल को एक्सेस कर सकते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, तो वो जो स्विच होगा वो आपका मैनेजेबल स्विच कहलाता है। और अगर किसी स्विच में आपको कंसोल पोर्ट नहीं दिख रहा, तो इसका सिंपल मीनिंग होगा कि वो आपका नॉन मैनेजेबल स्विच होता है। तो चलिए एक सिमुलेशन के थ्रू जैसे हमने हब की वर्किंग को जाना, अभी जानते हैं कि हमारा एक स्विच जो होता है वो कैसे काम करता है, कैसे इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग वो प्रोवाइड कराता है नेटवर्क में। तो जैसा कि आप इस सिमुलेशन में देख सकते हैं, मैंने 5 पीसी को एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर रखा है और हर पीसी के नीचे, हर कंप्यूटर के नीचे उसका मैक एड्रेस लिस्टेड कर दिया है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। अब जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि हमारा जो स्विच होता है उसके पास एक मेमोरी होती है और वो अपनी मेमोरी में कौन से पोर्ट पे क्या मैक एड्रेस लगा हुआ है ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। तो लगभग ऐसा फॉर्मेट होता है, देखिए जैसे 5 डिवाइसेस यूज़ किए हैं, यानी मैंने 5 पोर्ट यूज़ किए हैं, हर पोर्ट के अगेंस्ट स्विच ने उस डिवाइस के मैक एड्रेस को लिख रखा है या सेव कर रखा है। अब अपना स्विच मैक एड्रेस टेबल कैसे बनाता है, उसके लिए वो क्या क्या तरीके यूज़ करता है, वो डेफिनेटली हम जानेंगे, लेकिन जब हम सीसीएनए के स्विचिंग पार्ट में आएंगे तो जानेंगे। फिलहाल अभी हमें इतना जानना है कि भाई स्विच के थ्रू जब डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं तो कैसे वो इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग प्रोवाइड कराता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम भी बना के रखे हुए हैं। तो मान लीजिए अभी ये कम्युनिकेशन देखते हैं कि डिवाइस ए को कोई डेटा भेजना है डिवाइस बी के पास, तो इसको हम उठा के इधर रखते हैं। ये मेरी डिवाइस जो है, इसको, ये डिवाइस ए है जिसका कि सोर्स एड्रेस में मैक एड्रेस लिखा हुआ है और इसको जो फ्रेम भेजना है वो डिवाइस बी के पास में भेजना है और ये आपका डिवाइस बी का मैक एड्रेस है। अब ये जो डिवाइस होगी ये नेटवर्क में कनेक्ट है स्विच के थ्रू, तो इसने उठा के इस फ्रेम को भेज दिया इस स्विच के पास। अब स्विच ने क्या किया, इस फ्रेम को पोर्ट नंबर 1 की, जैसे हमने वर्ड यूज़ किया था, इंग्रेस में स्टोर कर लिया। इंग्रेस में क्यों स्टोर किया, क्योंकि भाई जब वो डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को ढूंढेगा तो उसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो उसने इसको पोर्ट नंबर 1 की इंग्रेस क्यू में लगा दिया और उसने फिर अपनी मैक टेबल से ये चेक किया कि भाई ये जो मैक एड्रेस है 0021746E664 ये कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है। तो जब अपने उसने मैक एड्रेस को लुकअप किया तो उसको पता चला ये जो मैक एड्रेस है, यानी कि जो डेस्टिनेशन फील्ड में लिखा हुआ है, ये पोर्ट नंबर 2 पे लगा हुआ है। तो अब देखिए स्विच क्या करेगा, वो इस फ्रेम को पोर्ट नंबर 2 की एड्रेस क्यू में रख देगा, उसके थ्रू फिर आपका ये जो फ्रेम होगा ये आपका डिवाइस नंबर 2 पे आ जाएगा। तो देखिए ना तो स्विच ने उस फ्रेम को यहाँ भेजा, ना ही यहाँ भेजा, ना ही यहाँ भेजा। क्यों, क्योंकि उसने फ्रेम को डेस्टिनेशन डिवाइस में भेजने से पहले उसके मैक एड्रेस को एग्जामाइन किया, अपनी मैक टेबल के साथ में मैच किया कि ये जो मैक एड्रेस है वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है। अब ये आपका जो फ्रेम जो हुआ वो आपका बी पे आ गया। अब बी ने इस फ्रेम को रिसीव कर लिया, चलिए रिसीव कर लिया तो हम इसको अभी उठा के इधर रख देते हैं।
अब जब बी ने फ्रेम को रिसीव किया तो बी को ये एक्नॉलेजमेंट भी भेजना है कि मैंने फ्रेम रिसीव कर लिया। अब जब बी हमारा एक्नॉलेजमेंट भेजेगी तो वो भी फ्रेम के रूप में भेजेगी। तो बी क्या करती है, ऐसा एक फ्रेम बिल्ड करती है कि भाई सोर्स मैक एड्रेस, क्योंकि अब ये एक्नॉलेजमेंट भेज रही है तो इसका एड्रेस आ गया सोर्स में, और ये एक्नॉलेजमेंट किसको भेजेगी, क्योंकि इसने फ्रेम रिसीव किससे किया था, ए से, तो अब ए आ जाएगा आपका डेस्टिनेशन में। तो इसने इस फ्रेम को उठाया और क्योंकि ये स्विच के थ्रू नेटवर्क में कनेक्ट है, इसने स्विच के पास भेज दिया। अब स्विच ने क्या किया, इस फ्रेम को पोर्ट नंबर 2 की इंग्रेस क्यू में लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि भाई उसको मैक एड्रेस ढूंढना है कि कौन से पोर्ट पर चल रहा है। स्टोर करने के बाद इंग्रेस क्यू में लगाने के बाद अब इसने देखा कि भाई जो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ये कौन से पोर्ट पे है। जब उसने मैच किया तो उसको पता चला ये मैक एड्रेस जो है, ये वाला मैक एड्रेस और ये मैक एड्रेस ये मैच करते हैं, और उसको पता चल गया कि भाई ये जो मैक एड्रेस है वो पोर्ट नंबर 1 पे चल रहा है। तो यानी कि अब वो इस फ्रेम को केवल भेजेगा किस पे, पोर्ट नंबर 1 पे, और 1 पे भेजेगा तो ये रिसीव किसको होगा, ये डिवाइस 1 को रिसीव होगा। तो देखिए कैसे इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग कर रहा है हमारा स्विच। क्यों, क्योंकि उसके पास डेस्टिनेशन डिवाइसेस के मैक एड्रेस विद पोर्ट नंबर लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो हमारा स्विच होता है वो हमें इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग प्रोवाइड कराता है। तो चलिए इस प्रोसेस को एक बार फिर से जानते हैं। अभी ये फ्रेम तो हमारा ए को रिसीव हो गया, तो इसको हम इधर हटा देते हैं। अब देखिए डिवाइस ए को कम्युनिकेट करना है डिवाइस डी से, यानी कि ये जो डिवाइस है इसको कम्युनिकेट करना है इस डिवाइस से। तो जब इसने अपना फ्रेम बिल्ड किया कि भाई मैं हूँ सोर्स और ये मेरा मैक एड्रेस है, और मुझे ये जो फ्रेम भेजना है वो डिवाइस डी के पास भेजना है जिसका कि मैक एड्रेस ये है। अब इस ए डिवाइस ने इस फ्रेम को भेज दिया स्विच के पास। अभी स्विच ने ये फ्रेम रिसीव किया पोर्ट नंबर 1 पे, और जब तक क्योंकि उसको अभी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ढूंढना है कि मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे, तो इसने इस फ्रेम को पोर्ट नंबर 1 की अगेन इंग्रेस क्यू में लगा दिया, और फिर उसने मैच किया कि ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो मेरे कौन से पोर्ट पे है। तो जब उसने सारा सर्च किया तो उसको पता चला भाई ये जो मैक एड्रेस है ये पोर्ट नंबर 4 पे है। अब जैसे उसने ढूंढ लिया कि भाई ये जो मैक एड्रेस है डेस्टिनेशन का ये पोर्ट नंबर 4 पे है, तो इसने इस फ्रेम को फिर पोर्ट नंबर 4 की एग्रेस में लगाया। एग्रेस मतलब आउटगोइंग होता है बेसिकली, और उसके थ्रू फिर आपका ये फ्रेम पहुंचा डिवाइस डी के पास। देखिए अगेन इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग, ना तो उसने बी के पास भेजा, ना ही सी के पास भेजा, ना ही ई के पास भेजा। अब डी ने इस फ्रेम को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद अभी हम इसको हटा देते हैं, ये रिसीव कर लिया इसने। अब जब डी ने ये फ्रेम रिसीव किया तो डी अब क्या करेगी, एक्नॉलेजमेंट भेजेगी कि भाई मैंने फ्रेम रिसीव किया है। अब एक्नॉलेजमेंट किसको भेजेगी, क्योंकि डी के पास जो फ्रेम आया था वो ए से आया था, तो सिंपली डी जो है वो ए के पास एक्नॉलेजमेंट भेजेगी और वो भी एक अपना फ्रेम बिल्ड करेगी। तो इसमें उसने क्या, देखिए क्या लिखा, अभी जो सेंडर एड्रेस है वो देखिए आपका डी का आ गया, और जो रिसीवर एड्रेस है वो ए का आ गया। तो ये फ्रेम बनाने के बाद अभी डिवाइस ए ने इस फ्रेम को भेज दिया स्विच के पोर्ट नंबर 4 पे। अभी स्विच ने क्या किया, इसको पोर्ट नंबर 4 की इंग्रेस क्यू में लगा दिया। क्यों, ताकि वो इस मैक एड्रेस को ढूंढ सके कि ये मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है। जब उसने उसको लुकअप किया, मैक एड्रेस को ढूंढा, तो उसको पता चला भाई ये मैक एड्रेस जो है ये मैच करता है और ये लगा हुआ है पोर्ट नंबर 1 पे। और जैसे ही उसने मैक एड्रेस को लुकअप कर लिया, ए के मैक एड्रेस को ढूंढ लिया, उसने इस फ्रेम को पोर्ट नंबर 1 की एग्रेस क्यू में लगा दिया। जब एग्रेस क्यू में लगा दिया तो ये फ्रेम पहुंचा डिवाइस ए के पास। देखिए कितनी इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग कर रहा है हमारा स्विच। वो किसी भी अननेसेसरी डिवाइस के पास फ्रेम को नहीं भेज रहा, जिसका डिवाइस है जो डेस्टिनेशन में लिस्टेड है उसी के पास वो भेजता है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर स्विच को अपने लैन नेटवर्क में यूज़ करते हैं, और इसी वजह से इसके इसी प्रॉपर्टी के कारण अभी जो स्विच है उसने हब को रिप्लेस कर दिया है। अभी हब आपका यूज नहीं होता। अच्छा, जो ये तरीका आपका हब का है, स्विच का है सॉरी, वही तरीका आपका ब्रिज भी अपनाता है। बट वो क्या देखता है, वो कभी पोर्ट टू पोर्ट नहीं भेजता, वो सेगमेंट टू सेगमेंट भेजता है। और हम आगे सेशन में जानेंगे भी कि ये स्विच ने अपनी मैक टेबल क्रिएट की है, कैसे क्रिएट की। चलिए अब ग्राफिकल के थ्रू हम देखते हैं कि हमारे जो भी बातें की, जो डिस्कशन किया कि भाई हमारा जो स्विच होता है वो केवल डेस्टिनेशन पोर्ट के पास ही फ्रेम को भेजता है, उसको हम जरा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फ्रेम बना लेते हैं, पैकेट बनाते हैं ICMP प्रोटोकॉल का, और अब हम इस पैकेट को पोर्ट नंबर 1 से यानी कि डिवाइस ए से डिवाइस डी के पास भेजेंगे। तो अभी आप देखिएगा जब हम कैप्चर करेंगे तो देखिए अभी ये आएगा स्विच के पास में,
ये स्विच के पास आया। अब इस स्विच ने क्या किया, मैक एड्रेस में ढूंढा और ये देखिए किसके पास भेज रहा है, ये केबल भेज रहा है डी के पास। अब डी ने इस फ्रेम को देखिए चेक मार्क लग जाएगा इस पर, यानी कि इस फ्रेम को मैक एड्रेस मैच हो गया। और ये एक्नॉलेजमेंट भेजा, अगेन देखिए ये एक्नॉलेजमेंट केबल किसके पास जाएगा, ए के पास। तो इस तरीके से, जबकि अपने हमने हब में क्या देखा था कि हब के पास जब भी कोई सिग्नल आ रहा था वो मल्टीपल कॉपियाँ बना रहा था और कॉपी बना के सारे पोर्ट्स पे भेज दे रहा था। तो उसको हम बोलते हैं नॉन इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग। और जो ये स्विच कर रहा है इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं हम राउटर के बारे में। राउटर, तो राउटर को हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं। देखिए इसको नेटवर्किंग डिवाइस ना बोल के हमने बोला इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, क्योंकि जो इसका प्राइमरी जो यूज होता है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराने के लिए होता है। डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करा रहा है, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। और जो ये ऑपरेट होता है वो आपका लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता है। रीज़न, क्योंकि जब भी इसको कोई डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजना होता है तो ये क्या करता है, लेयर 3 हेडर को यूज़ करता है, यानी कि आईपी एड्रेस को यूज़ करता है। अब जब ये आईपी एड्रेस को यूज़ करता है तो आप सब जानते हैं कि जो आपका आईपी एड्रेस जो यूज होता है वो आपका लेयर 3 पे यूज होता है, इसलिए राउटर भी जो यूज होता है वो आपका लेयर 3 पे यूज होता है। अब देखिए इट यूज टू कम्युनिकेट डिफरेंट नेटवर्क्स, यानी कि राउटर का जो काम है वो क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराने के काम में आता है, या बोल सकते हो कि डिफरेंट सबनेट्स को कम्युनिकेट कराने के काम में आता है। It provides shortest and fastest route to packet in order to reach the destination। यानी कि जब भी किसी पैकेट को किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना होता है तो जो सबसे फास्टेस्ट रूट जो अवेलेबल होता है वो उसी रूट को यूज़ करता है। जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो होता है उसी रूट को यूज़ करता है ये पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने के लिए। इट प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन एज अ हार्डवेयर फायरवॉल अगेंस्ट हैकिंग, यानी कि ये आपका सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी यूज हो सकता है। आप आगे चल के सीसीएनए में पढ़ेंगे, एक सेशन आता है आपका जिसमें हम एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसके थ्रू आप ये रूल लगा सकते हो कि कौन से ट्रैफिक को आपको परमिट करना है, कौन से ट्रैफिक को आपको डिनाई करना है। तो इस तरीके से आपका जो राउटर होता है वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस या हैकर, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं। इट डज़ नॉट पास द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, यानी कि हमारा राउटर के पास जब भी कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है, लाइक नेटवर्क में आपने देखा होगा कि भाई एआरपी की जो रिक्वेस्ट होती है वो भी एआरपी होती है, या फिर जो डोरा प्रोसेस में हम डिस्कवरी मैसेज के बारे में जो बात करते हैं, जो क्लाइंट मशीन डीएचसीपी सर्वर को डिस्कवर करने के लिए भेजती है उसको भी डिस्कवर, तो उसको भी ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। तो जब भी इसके पास कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है तो ये उसको ब्लॉक कर देता है, आगे जाने से रोक देता है, क्योंकि अगर ये रोकेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग। इट एक्ट्स एज अ गेटवे फॉर लैंड डिवाइसेस टू कम्युनिकेट इन अदर नेटवर्क। गेटवे का जैसे आपको मालूम ही एक एग्जिट और एंट्रिंग पॉइंट, यानी कि जो लैंड डिवाइसेस होती हैं जब कभी भी उनको कोई डेटा भेजना होता है डिफरेंट नेटवर्क में, तो ये राउटर ही उन डिवाइसेस के लिए गेटवे का काम करता है, यानी कि उनके डेटा को उस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो पहुंचाने का जो रास्ता देता है या पहुंचाने का जो वे बताता है तो आपका राउटर ही बताता है। तो चलिए राउटर की वर्किंग को हम एक सिमुलेशन के थ्रू जानते हैं, जैसे हमने स्विच और हब की वर्किंग को जाना। तो इस सिमुलेशन में मैंने 3 अलग अलग नेटवर्क का कम्युनिकेशन देखा है। वैसे आप 2 नेटवर्क के थ्रू भी राउटर की वर्किंग को समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वाले नेटवर्क में हमने 10 का नेटवर्क यूज़ किया है, इधर 12 का नेटवर्क हमने यूज़ किया है, इधर हमने 14 का नेटवर्क यूज़ किया है। हर डिवाइस के नीचे उसका आईपी एड्रेस, उसका सबनेट मास्क, गेटवे एड्रेस और उसका मैक एड्रेस यहाँ पे हमने लिस्टेड कर दिया। देख सकते हैं हर एक डिवाइस का आईपी, सबनेट मास्क, गेटवे और मैक एड्रेस हमने यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ है। अच्छा, राउटर हम बोलते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराता है, बट कम्युनिकेट कराने के लिए उसके पास अपनी एक राउटिंग टेबल भी होनी चाहिए, जो कि हम सीसीएनए में सीखेंगे कि राउटर की राउटिंग टेबल कैसे बनती है या राउटर कैसे अपनी राउटिंग टेबल बनाता है। तो डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराने के लिए राउटर के पास राउटिंग टेबल होना ज़रूरी है। तो हर राउटर की राउटिंग टेबल मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दी है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब देखते हैं राउटर की वर्किंग कैसे होती है, राउटर कैसे काम करता है।
तो चलिए, जैसे हमने लैन कम्युनिकेशन में भी देखा था, तो सेम वहीं से अपना स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पीसी है जिसका आईपी एड्रेस है 12.0.0.2। अब मान लीजिए हम इसको कम्युनिकेट कराते हैं डिफरेंट नेटवर्क में, यानी कि 10.0.0.2 वाली मशीन से। तो जैसा कि फ्लो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप रन पे जाएंगे या कोई भी कम्युनिकेशन कराएं, यहाँ पे नॉर्मल हम पिंग की बात करते हैं। हमने रन पे जाके पिंग लिखा और डेस्टिनेशन डिवाइस का आईपी एड्रेस दिया जो कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 10.0.0.2। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो पहली प्रोसेस क्या होती है कि आपकी जो डिवाइस होगी सबसे पहले ये चेक करेगी कि भाई जिससे मुझे कम्युनिकेट कराने के लिए बोला जा रहा है कहीं वो मैं खुद तो नहीं हूँ, वो मेरा अपना आईपी एड्रेस तो नहीं है। तो जैसे उसने चेक करने की स्टार्टिंग ही की थी, तो उसने देखा भाई मुझे डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट कराना है, उसका एड्रेस की पहले ऑक्टेट की वैल्यू 10 और मेरे पहले ऑक्टेट की वैल्यू 12। सिंपल, ये मैं खुद तो नहीं हूँ। जब मैं खुद नहीं हूँ तो ठीक है, मैं दूसरा स्टेप अपनाती हूँ। मैं सबसे पहले ये चेक करती हूँ कि ये जो डिवाइस है डेस्टिनेशन डिवाइस, ये मेरे ही सबनेट में है या मेरे सबनेट में नहीं है। तो उसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले अपना सबनेट मास्क चेक किया कि भाई मेरी नेटवर्क की वैल्यू कितनी है, 255.0.0.0, यानी कि 8 नेटवर्क की बिट्स हैं और 24 पोस्ट की बिट है। तो चलिए, मैं 8 बिटें चेक करती हूँ अपनी और 8 बिटें चेक करती हूँ डेस्टिनेशन की। तो उसने देखा कि भाई डेस्टिनेशन की 8 बिटों की जो वैल्यू है या फर्स्ट ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो है 10, जबकि मेरी क्या है 12 है। तो ये मेरे नेटवर्क का तो अभी नहीं है। तो अब अगर मुझे इससे कम्युनिकेट करना है, तो क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क में है तो इससे कम्युनिकेट सिर्फ मेरा गेटवे करा सकता है। अब हमने क्योंकि गेटवे भी दिया हुआ मशीन को 12.0.0.1, तो ये मशीन क्या करेगी, अब अपने डेटा को 12.0.0.1 यानी कि राउटर के मैक एड्रेस पे इसको उठा के भेज देगी। ये पैकेट देखिए, ये राउटर का एड्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि इसको डेस्टिनेशन तो पता ही नहीं भाई डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, तो इसने क्या किया, देखिए डेस्टिनेशन में किसका एड्रेस लिख रही है, ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुई लिखने की। यहाँ पे एक्चुअली आपका ये वाला गेट है, ये वाला एड्रेस है। मान लीजिए कि ये जो आपका मैक एड्रेस लिखा हुआ है वो ये मैक एड्रेस है। तो इसने उठा के इस डेटा को दे दिया आपका यहाँ पे इस राउटर के पास। अब जैसे ये राउटर के पास में ये डेटा आया तो राउटर ने देखा कि भाई मेरे नेटवर्क की एक मशीन है 12.0.0.2 जो कम्युनिकेट करना चाहती है 10 के नेटवर्क में, मतलब 10.0.0.2। तो अब मैं अपनी राउटिंग टेबल चेक करता हूँ और ये पता लगाता हूँ कि 10 के नेटवर्क में मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। तो उसने जब अपनी राउटिंग टेबल देखी तो उसको पता चला कि भैया अगर मुझे 10 के नेटवर्क में पहुँचना है तो मुझे इस डेटा को भेजना होगा 11.0.0.1 के पास। अब 11.0.0.1 किधर हो सकता है, तो उसने अपने दोनों इंटरफेस चेक किए, ये वाला भी और ये वाला भी, और देखा कि भाई 11 का नेटवर्क किस पे चल रहा है। तो उसने देखा मेरा इस पोर्ट का आईपी एड्रेस है 11.0.0.2, यानी कि 11 का मेरा नेटवर्क इधर लगा हुआ है, यानी कि मुझे इस डेटा को, इस पैकेट को इस वाली डायरेक्शन में भेजना है। इसने सिंपली क्या कर दिया, इसको उठा के इधर भेज दिया इस राउटर के पास। अब इस राउटर ने देखा भाई मुझे एक पैकेट रिसीव, आप यहाँ पे सिर्फ आईपी देखना, मैक एड्रेस देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसने देखा कि भाई मेरे पास एक पैकेट रिसीव हुआ है जिसका एड्रेस है 12.0.0.2, और ये पैकेट आया किसके लिए, ये आया है भाई 10.0.0.2 के लिए, यानी कि इसको 10 के नेटवर्क में जाना है। तो ये फिर से क्या करेगी, अपने चेक करेगी भाई 10 का नेटवर्क कौन सा है। तो इसको पता चला भाई 10 का नेटवर्क तो मेरा इस पोर्ट पे लगा हुआ है ईथरनेट पे, यानी कि मुझे क्या करना है, इस पैकेट को उठा के इधर भेज देना है। इसने स्विच को भेजा, अब स्विच के थ्रू फिर ये पैकेट आ गया, देखिए आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो राउटर होता है वो अपनी राउटिंग टेबल के थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराता है। इसी तरीके से जब आप इधर से इधर कम्युनिकेट करेंगे, मान लीजिए आपकी ये डिवाइस है 12.0.0.3, जब इसको कम्युनिकेट करना होगा 14.0.0.2 से, तो सबसे पहले तो ये अपना आईपी एड्रेस चेक करेगी कि ये 14.0.0.2 मेरा तो नहीं है, तो आपको सिंपल पता है कि इसका तो 12.0.3 है। अगली चीज़ ये चेक करेगी कि भाई मेरे ही सबनेट में है, तो उसको ये भी पता चलेगा मेरे सबनेट में नहीं है, तो सिंपली उठा के गेटवे के पास भेज देगी 12.0.0.1 के पास। 12.0.0.1 मतलब आपका ये पैकेट आएगा इस राउटर पे। अब राउटर देखेगा कि भाई इसको किससे कम्युनिकेट करना है, इसको कम्युनिकेट करना है 14.0.0.2 से। तो फिर से उसने अपनी राउटिंग टेबल चेक की, फिर 14 के नेटवर्क में कैसे पहुँच सकता हूँ, तो उसने अपनी राउटिंग टेबल में देखा मैं पहुँच सकता हूँ 13.0.0.2 के थ्रू। अब उसने चेक किया कि 13 तक पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है। उसने देखा इधर तो जो नेटवर्क यूज हो रहा है 11 का यूज हो रहा है, मतलब इस रास्ते से तो नहीं जाऊँगा। फिर उसने इधर का जब चेक किया तो उसको पता चला कि यस, इस वाले पोर्ट पे मेरा 13 का नेटवर्क चल रहा है। तो उसने सिंपली उस पैकेट को क्या किया, इस पोर्ट के थ्रू इस राउटर पर पहुँचा दिया। अब इस राउटर ने देखा भाई मेरे पास एक पैकेट रिसीव हुआ है जिसमें डेस्टिनेशन लिखा हुआ है 14.0.0.2,
उसने चेक किया कि 14 का नेटवर्क मेरे कौन से पोर्ट पे है, अच्छा मेरे तो ईथरनेट पे ही है। उसने क्या किया, इसको स्विच को पहुँचाया और स्विच ने इसको इधर पहुँचा दिया। तो इस तरीके से आपका राउटर अपनी राउटिंग टेबल की मदद से डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराता है। चलिए, राउटर के बाद हम अपनी फाइनल डिवाइस यानी कि फायरवॉल का हल्का फुल्का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसको डिटेल में हम जानेंगे जब हम CCNA सिक्योरिटी पढ़ेंगे। तो फायरवॉल क्या फंक्शंस आपकी प्रोवाइड कराती है? देखिए, फायरवॉल मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, यानी कि फायरवॉल के पास जब भी कोई इनकमिंग ट्रैफिक आता है या कोई आउटगोइंग ट्रैफिक आता है तो वो उसको मॉनिटर करती है, यानी कि उसको चेक करती है। और चेक करने के बाद ये फ़िल्टर करती है ट्रैफिक को अकॉर्डिंग टू इनकमिंग एंड आउटगोइंग रूल्स, यानी कि फायरवॉल जो होती है उसमें हमें इनकमिंग और आउटगोइंग जो हमारा ट्रैफिक होता है उसके रूल हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, और उस रूल के अकॉर्डिंग हमारी फायरवॉल क्या करेगी, उस फिल्टर को ट्रैफिक करेगी। क्या क्या फ़िल्टर करेगी कि भाई अगर आपने रूल बना रखा है किसी आउटगोइंग पैकेट में कि भाई इस पैकेट को मुझे बाहर नहीं जाने देना है, तो अगर आपने रूल बनाया बाहर नहीं जाने देना है और अगर उसने मॉनिटर किया और एड्रेस मैच हो गया जिसको आप नहीं जाने देना चाहते थे, तो सिंपली उसको वो नहीं जाने देगी। इसी तरीके से इनकमिंग रूल्स होते हैं कि आपने कोई इनकमिंग रूल बनाया यानी आने वाले ट्रैफिक के लिए। तो अगर मान लीजिए किसी नेटवर्क को आपने फायरवॉल को बोल रखा है कि भाई इस भी नेटवर्क से अगर कोई भी पैकेट आएगा तो आप उसको अंदर मत आने देना, तो सिंपली फायरवॉल ने क्या कि जैसे ही उसका पैकेट आया वो तो सारा ट्रैफिक क्या कर रही है, मतलब मॉनिटर करने का काम कर रही है, इंस्पेक्ट कर रही है। तो उसने देखा भाई ये मेरा एक रूल बना हुआ है इनकमिंग, और इस वाले नेटवर्क को अगर कोई भी पैकेट आता है तो मुझे उसको अंदर नहीं आने देना, तो सिंपली वो क्या करेगी, उसको रोक देगी। तो इनकमिंग आउटगोइंग रूल के थ्रू हमारी जो फायरवॉल होती है वो आपके ट्रैफिक को फिल्टर करती है। अब देखिए, इट परमिट्स ऑथराइज यूजर्स एंड ब्लॉक अननोन। जो भी ऑथराइज यूजर्स हैं, अभी ऑथराइज यूजर्स फायरवॉल को हमारे खुद से पता नहीं होते, जो हमने रूल बनाते हैं उसमें उसको पता चलते हैं कि भाई कौन ऑथराइज है और कौन ऑथराइज नहीं है। तो जो भी ऑथराइज यूजर्स होते हैं या ऑथराइज नेटवर्क्स होते हैं या जो आईपीज होते हैं, तो उनको तो वो परमिट कर देती है, और जो अननोन होते हैं या अनऑथराइज होते हैं तो उनको वो ब्लॉक कर देती है नेटवर्क में। तो इस तरीके से वो आपको सिक्योरिटी अगेन प्रोवाइड कराती है। तो जैसे हमने 2-3 ऊपर डिस्कशन किया, फाइनल हमारा जो फायरवॉल का वर्क होता है वो आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब यू कैन यूज़ हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर, तो यानी कि फायरवॉल के जो वे होते हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके की फायरवॉल होती हैं, बहुत ग्रेट डिटेल में डिस्कशन करेंगे फायरवॉल का जब हम CCNA सिक्योरिटी पढ़ेंगे, बट नॉर्मली हम बोलते हैं कि फायरवॉल एक हार्डवेयर होती है और एक आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है, जो जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर्स को और अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ भी है कि वी विल डिस्कस फायरवॉल इन ग्रेट डिटेल इन CCNA सिक्योरिटी, तो डेफिनेटली हम बहुत डिटेल में CCNA सिक्योरिटी में फायरवॉल का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अभी क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। वी विल मीट अगेन वेरी सून। बाय।